हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपने कल्चर पढ़ रहे थे और कल्चर के अंदर अपने पिछली क्लास के अंदर जनजातीय टॉपिक शुरू किया था। जनजातियों में अपने दो जनजातियां पढ़ ली थी, मीणा पढ़ ली और भील पढ़ ली थी। आज उस टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। अपने बाकी जो जनजातियां बची हैं उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखो, अपने आज पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति से शुरुआत करते हैं। ग्रासिया जनजाति, पहले उत्पत्ति कि ग्रासिया जनजाति उत्पत्ति कहां से हुई, किस तरीके से राजस्थान की ओर आए। उत्पत्ति के बारे में, ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति होती है गवास शब्द से। गवास शब्द से, और गवास का मतलब होता है सेवक। सेवक, इसीलिए कर्नल टोड ने इनको नाम दिया था सर्वेंट। कर्नल टोड ने सर्वेंट के नाम से पुकारा था। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सेवक। और कर्नल टोड ने इनको नाम दिया था सर्वेंट। भारत में यह जनजाति सबसे पहले कहां पर आई? तो गुजरात के अंदर बड़ौदा नाम की एक जगह है। बड़ौदा गुजरात के अंदर, बड़ौदा गुजरात में चैन पारिने नामक स्थान पर, चैन पारिन नामक स्थान पर भारत में यह जनजाति सबसे पहले आई थी। राजस्थान की ओर कैसे आई? तो राजस्थान में सिरोही के अंदर एक बाकरपाटा नाम की जगह है। सिरोही की बाकरपाटा तहसील है। सिरोही की बाकरपाटा तहसील के अंदर इनके 24 गांव हैं इकट्ठे। 24 ऐसे वहां पर गांव हैं जहां पर ओनली और ओनली ग्रासिया जनजाति के लोग रहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है ये जनजाति? तो याद करना अपने को, सिरोही के अंदर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्रासिया जनजाति राजस्थान में कौन से जिले के अंदर है, तो आप याद रखना सिरोही के अंदर जाता है। पवित्र झील। अब सिरोही के अंदर रह रही है जनजाति, तो पवित्र झील इनकी वही होगी जो सिरोही के अंदर है। और सिरोही के अंदर है नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील को ये पवित्र मानते हैं। और इनका आदर्श पक्षी जो होता है वो होता है मोर। मोर को बहुत आदर्श पक्षी मानते हैं। तो इनका जो मुखिया होता है, मुखिया को बोलते ये सहलोत। ग्रासिया जनजाति में जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सहलोत। और जो बिखरा हुआ गांव होता है उनको बोलते हैं पाल। चारपाई को बोलते हैं ये लोग खाटला। दोबारा देख लीजिए, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, और गवास का अर्थ होता है सेवक। इसलिए कर्नल टोड ने इनको नाम दिया, सर्वेंट नाम दिया था। भारत में यह जनजाति सबसे पहले बड़ौदा के चैनपारी नामक स्थान, यानी गुजरात में बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर चैनपारी नामक स्थान है, वहां पर आई थी। राजस्थान में सर्वाधिक यह जनजाति सिरोही के अंदर है, और सिरोही की एक तहसील है भाकरपाटा तहसील। भाकरपाटा तहसील में 24 गांव है जो सारे के सारे ग्रासिया जनजाति के लोगों के। नक्की झील पवित्र झील मानी जाती है, नक्की झील इनके लिए। इसीलिए ये अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, वो नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। बिखरा हुआ गांव, कोई गांव बिखरा हुआ है उसको बोलते हैं पाल, और आदर्श पक्षी इनका मोर, मुखिया को सहलोत, और चारपाई को बोलते हैं खाटला। आगे देखो, मटका। मटके को बोलते हैं माटला। चारपाई को तो बोलते हैं खाटला, और मटके को बोलते हैं माटला। और हाथ वाली जो चक्की होती है, हाथ से जो चक्की चलाते हैं उसको बोलते हैं घंटी। हाथ वाली चक्की को घंटी बोलते हैं। अतिथि गृह मांड कहलाता है। तो गेस्ट रूम होता है उसको ये क्या बोलते हैं? मांड बोलते हैं। और ये जो
अनाज रखने का स्थान है, उसको कई बार ये बेडेरी भी बोल देते हैं और कई बार ये सोहरी बोल देते हैं। सोहरी अनाज रखने का स्थान होता है, उसको बोलते हैं सोहरी। और बरामदे को ये डालिया बोलेंगे। बरामदा इनका कहलाएगा डालिया। एक तो डालिया नाम लेते हैं, एक ये ओसरा नाम ले लेते हैं। ज्यादातर इनमें ओसरा नाम ही चलता है, ज्यादातर ये याद रखना आपने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओसरा नाम। थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। पवित्र झील नक्की झील, बिखरे गांव पाल, आदर्श पक्षी मोर, मुखिया सहलोत, चारपाई खाटला, मटका माटला, हाथ वाली जो चक्की होती है उसको बोलते हैं घंटी, जो गेस्ट रूम या अतिथि गृह होता है उसको मांड बोलते हैं, अनाज रखने का स्थान होता है उसको सोहरी, बरामदे को डालिया या ओसरा। ज्यादा ओसरा नाम याद रखना। ये ग्रासिया जनजाति की बात कर रहे हैं अपने। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। समाज के 3 वर्ग। ग्रासिया जनजाति के अंदर समाज के 3 वर्ग होते हैं। एक बात यहां पर और लिख देता हूं, सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति पूछ ले तो ग्रासिया जनजाति है, और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो ग्रासिया। 2 तो होगी भील और मीणा, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ग्रासिया। सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति होती है। इनके अंदर जो समाज के वर्ग होते हैं वो 3 वर्ग होते हैं। एक है मोटी नियात, एक है नैन की नियात। मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात, ये समाज के इनमें 3 वर्ग है। समाज के 3 वर्ग है। समाज के उच्च वर्ग को तो बोलते हैं ये मोटी नियात। समाज का जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको बोला जाता है नैन की नियात। जो निचला वर्ग है, समाज का निम्न वर्ग है, उसको बोलते हैं ये निचली नियात। ये 3 प्रकार के इनके समाज को बांटा गया है। मोटी नियात उच्च वर्ग हो गया, नैन की नियात मध्यम वर्ग हो गया, और निचली नियात निम्न वर्ग हो गया। फिर लाख का चूड़ा। लाख का चूड़ा, जो ग्रासिया जनजाति में कुंवारी लड़की है, कुंवारी लड़की लाख का चूड़ा पहनती। कुंवारी लड़की तो इनमें लाख का चूड़ा पहनेगी, और विवाहित महिला है वो हाथी दांत का चूड़ा पहनेगी। विवाहित महिला हाथी दांत का चूड़ा, ये याद रखना। फिर नामकरण। आगे ग्रासिया जनजाति में जो नामकरण, बच्चे का जो नामकरण है, वो नामकरण किस तरीके से किया जाता है? नामकरण होली के अवसर पर किया जाता है। ग्रासिया जनजाति में बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर किया जाता है। और एक और खास बात, बच्चे का नामकरण पड़ोस की लड़कियां करती है। ये बहुत खास बात है। अगर पड़ोस ढंग का है तो ढंग का नाम रख देंगे, और पड़ोस अपने को पता ही है कि अगर अच्छा नहीं होगा तो नाम आपका अच्छा है तो भी बिगाड़ देंगे। तो इनमें ये ठीक है। होली का अवसर आएगा, बच्चे का जन्म हो गया, कभी भी हो गया पूरे साल में, होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां आती है और बच्चे का नाम रख के जाती है। ढंग का कोई पड़ोस की लड़कियां, ढंग का कोई पड़ोस है तो फिर ढंग का नाम रख देंगे, अगर ढंग का नहीं है तो फिर आपका बना हुआ नाम भी बिगाड़ देते हैं वो लोग। फिर देखो, ये तो हो गई नामकरण की बात। फिर है ताड़ना विवाह। यानी अब इनमें जो विवाह होते हैं वो विवाह किस तरीके से होते हैं? कई प्रकार हैं इनमें विवाह के। जैसे ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह में वधू का मूल्य चुकाया जाता है। ताड़ना विवाह के अंदर वधू का मूल्य चुकाया जाता है, ये खास बात है। एक तरीके से मोल लाई जाती है बहू। फिर खेवड़ा विवाह। खेवड़ा विवाह में पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ शादी करना, अन्य के साथ शादी करना, यह होता है खेवड़ा विवाह। आजकल तो शायद खेवड़ा विवाह ज्यादा चर्चा में चला है। पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह करना खेवड़ा विवाह कहलाता है। मेलबो विवाह। मेलबो विवाह है
वधु को सीधा वर के घर छोड़ दिया जाता है, वर के घर। ये ठीक है काम। वधु को सीधा बोला जाता है, तू तैयार हो, बस सीधा का सीधा ले जाके वर के घर छोड़ दे, आल थारू समारोह। ये होता है मेलबो विवाह। फिर पहरावणी विवाह। पहरावणी विवाह में फेरे नहीं होते, बस नाम मात्र के फेरे होते हैं। ग्रासिया जनजाति में ऐसा विवाह है जिसमें नाम मात्र के फेरे हो, वो होता है पहरावणी विवाह। देख लीजिए, विवाह के कई प्रकार बता दिए मैंने। पहले तो समाज के 3 वर्ग की बात की। अब जो कुंवारी कन्या है वो ग्रासिया जनजाति के अंदर लाख का चूड़ा पहनती है। विवाहित तो महिला होती है वो हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। ऐसे याद कर लो, कुंवारी कन्या वो लाख रुपए की है और जो विवाहित हो गई महिला वो हाथी के से दांत दिखाने शुरू कर देती है। ऐसे याद करो इसको। फिर नामकरण। बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर किया जाता है और पड़ोस की लड़कियां हैं वो बच्चे का नामकरण करती है। फिर ताड़ना विवाह के अंदर वधु का मूल्य चुकाया जाता है, बहु मोल ली जाती है। खेवड़ा विवाह है, पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ शादी करते हैं, वो उसको खेवड़ा विवाह बोलते हैं। फिर मेलबो विवाह। मेलबो विवाह के अंदर वधु को सीधा वर के घर छोड़ दिया जाता है और पहरावणी विवाह के अंदर नाम मात्र के फेरे होते हैं। फिर बात करते हैं ग्रासिया जनजाति में अंतिम संस्कार। ग्रासिया जनजाति में जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो 12वें दिन किया जाता है। यानी मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं, 12 दिन तक रखते हैं मृतक को, 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर मैंने शुरू में बताया था कि इनकी जो पवित्र झील है वो नक्की झील है। अपने पूर्वजों की अस्थियां कौन सी झील के अंदर ये प्रवाहित करते हैं, तो नक्की झील के अंदर 12वें दिन अंतिम संस्कार करेंगे और नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। अब जो मृतक का स्मारक बनाया जाता है या छतरी बनाई जाती है, उस स्मारक को क्या बोलते हैं? स्मारक को बोलते हैं हुर्रे या इसको बोलते हैं योगी। ग्रासिया जनजाति में जो मृतक का स्मारक बनाया जाता है उसको हुर्रे या योगी बोलते हैं। और मृत्यु भोज इनका कहलाता है कांदिया। ग्रासिया जनजाति में जो मृत्यु भोज होता है उसको बोलते हैं कांदिया। सामूहिक रूप से, यानी ये ग्रुप बनाकर जो कृषि करते हैं, कई किसान इकट्ठे होकर जो कृषि करते हैं उसको बोलते हैं हारी या थामरी। हारी या थामरी। और इनकी जो सहकारी संस्था है उसको बोलते हैं हेलरू। हेलरू। ये चीजें याद करो इसके अंदर। मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं और मृतक की जो अस्थियां हैं वो नक्की झील के अंदर प्रवाहित करते हैं। और इसके अंदर जो मृतक का स्मारक जो बनाया जाता है उसको हुर्रे या योगी बोलते हैं। मृत्यु भोज कांदिया कहलाता है। सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उसको हारी या थामरी बोलते हैं। सहकारी संस्था, ग्रासियों की जो सहकारी संस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? तो हेलरू बोलते हैं। अब है ग्रासियों के नृत्य। नृत्य इनमें कौन कौन से फेमस है? नृत्य में सीधे नाम बता देता हूं यहां पर, बाकी नृत्य टॉपिक के अंदर पूरा विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कौन कौन से नृत्य किस किस अवसर पर किए जाते हैं। मैं यहां पर ओनली नाम बता रहा हूं। वालर, लूर, कूद, मोरिया, ज्वारा, मांदल, गोल, दोहा। ये ग्रासिया जनजाति के अंदर नृत्य है। ठीक है, वालर, लूर, कूद, मोरिया, ज्वारा, मांदल, गोल, दोहा, ये इनके सारे के सारे नृत्य हैं। बाकी ट्रिक्स वगैरह हैं इस टॉपिक के अंदर, और नृत्य टॉपिक में ट्रिक वगैरह और बताऊंगा, वो टॉपिक आप ध्यान से और देखना। तो अब इनके मेले। ग्रासिया जनजाति में जो मेले लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं? एक है चित्र विचित्र मेला। ग्रासिया जनजाति में एक लगता है चित्र विचित्र मेला। ये लगता है उदयपुर के अंदर। चित्र विचित्र मेला उदयपुर के अंदर लगता है। और एक लगता है ग्रासियों का गम मेला। ग्रासियों का गम मेला
ये लगता है बीमाना गांव में। ये बीमाना गांव पाली में पड़ता है। तो ग्रासियों का गम मेला बीमाना गांव पाली में। एक ग्रासिया जनजाति में एक और है जो जीवन साथी है ना, जैसे मैंने बिल्लो में बताया था एक बगोरिया पर्व होता है और उसमें जीवन साथी चुनते हैं मेले के अवसर पर, उसी तरीके से ग्रासिया जनजाति में अपना जो जीवन साथी चुनेंगे वो मेलों के अवसर पर ही चुनेंगे। एक ये कभी घोटिया अंबा मेले के अंदर भी जाते हैं। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी कि घोटिया अंबा मेला बिल्लों का है। हाँ, बिल्लों का भी है और ग्रासिया जनजाति के सारे के सारे लोग जाते हैं। घोटिया अंबा मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। ये भील जनजाति का भी है और ग्रासिया जनजाति का भी है, तो ये याद रखना आपने। थोड़ा देख लो दोबारा कि इनके नृत्य कौन कौन से, तो वालर, लूर, कूद, मोरिया, ज्वारा, मंदल, गोल, दोहा, ये सारे के सारे इनके नृत्य हैं। इनके मेले कौन कौन से फेमस है, तो चित्र विचित्र मेला याद करना उदयपुर में, ग्रासियों का गम मेला बीमाना गांव पाली में लगता है और गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है। ये तो हो गई अपनी ग्रासिया जनजाति की चर्चा। तो अगली जनजाति देखो, अगली जनजाति के बारे में अपने चर्चा करते हैं, कंजर जनजाति। राजस्थान में कंजर जनजाति सर्वाधिक कहां पर रहती है? कंजर जनजाति सर्वाधिक कहां पर रहती है? तो क्या कंजर के कोटा, इसे याद कर लो। कंजर जनजाति सर्वाधिक कोटा के अंदर रहती है। तो इनकी उत्पत्ति हुई है कानन चार शब्द से। कानन यानी जंगल, चार यानी विचरण करने वाला। तो कानन चार का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। जंगल में विचरण करने वाला, ये कानन चार शब्द है जिससे कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई। और सर्वाधिक अपराध प्रवृत्ति की जनजाति पूछ ले तो कंजर जनजाति याद करना है। सर्वाधिक अपराध प्रवृत्ति की जनजाति होती है, इसीलिए इनके घर होते हैं ना कंजर जनजाति के, इनके घर दोनों तरफ से खुले होते हैं। घर दोनों तरफ खुलते हैं, ठीक है। मुखिया, ये मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया को बोलते हैं पटेल। मुखिया पटेल कहलाता है। फिर मैंने नाम लिखा है हाकम जी। हाकम जी की चढ़ी शराब का प्याला पीकर, झूठ नहीं बोलते। हाकम जी की चढ़ी शराब का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं जी, ये याद रखना। फिर मैंने लिखा है पाती मांगना। सर्वाधिक अपराध प्रवृत्ति की जनजाति है और अपराध करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उस आशीर्वाद को बोलते हैं पाती मांगना। अपराध करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, उसको बोलते हैं पाती मांगना। फिर इनके देवता, इनके देवता हैं हनुमान जी। कंजर जनजाति के देवता पूछ ले तो हनुमान जी। इनकी देवियां कौन सी? कंजर जनजाति की देवियां कौन सी? तो देवियों में आप याद करो, एक तो है चौथ माता, चौथ माता, और एक है रकदंजी माता, रकदंजी माता, और तीसरी है जोगणिया माता। तीन माताएं याद करनी कंजर जनजाति की, तीन माताएं याद करनी, जिसमें से चौथ माता, चौथ माता का जो मेला लगता है वो या मंदिर कहां है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर मंदिर है। और रकदंजी माता का मंदिर है संतूर नाम की एक जगह पड़ती है बूंदी के अंदर, संतूर बूंदी में रकदंजी माता का मंदिर है। फिर जो जोगणिया माता, जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा के अंदर। ये तीन माता इनकी याद करनी। फिर नृत्य, सारी जनजातियों के अपने नृत्य पढ़ते आ रहे हैं तो इसकी और पढ़ लेते हैं कंजर जनजाति के नृत्य कौन कौन से। तीन नृत्य याद करने हैं कंजर जनजाति के। एक है कंजर तोड़ा, कंजर तोड़ा, फिर चक्री,
और धाकड़। ये 3 नृत्य याद करने हैं, कंजर तोड़ा, चक्री और धाकड़। सुन लीजिए, दोबारा बता देता हूं। कंजर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कोटा में रहती है। कोटा के अंदर यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर या हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कंजर जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादातर वैसे कोटा जिले के अंदर ही। कंजर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार शब्द से, संस्कृत भाषा का शब्द है काननचार, उस काननचार शब्द से हुई है। और काननचार का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला, यानी इनका जो जीवन यापन है या इनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके का, ये जंगलों में विचरण करते हैं। तो जंगलों में विचरण करते हैं और इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल। कंजर जनजाति में मुखिया को बोलते हैं पटेल। सर्वाधिक अपराध प्रवृत्ति की जनजाति होती है। इनके घर दोनों तरफ से खुले होते हैं, यानी इनके जो एंट्री गेट है वो 2 होंगे, बैक साइड में भी होगा और आगे वाली साइड में भी होगा। फिर हाकम जी, हाकम जी की चढ़ी शराब का प्याला पीकर ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये और अच्छी बात है। वैसे तो कहते हैं कि शराब का प्याला पीकर कोई भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इनमें ये याद करना है कि हाकम जी की चढ़ी शराब का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलता। पाती मांगना, अपराध करने से पहले ये और चीज देखो खास, अपराध करने के लिए जाएंगे तो भी ईश्वर का आशीर्वाद मांगेंगे कि प्लीज सक्सेस हो जाए काम में, तो ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उसको बोलते हैं पाती मांगना। इनके देवता हनुमान जी, ये और खास बात है, देवता हनुमान जी और देवियां, 3 देवियां याद करनी है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है, और रखदंजी माता जिनका मंदिर संतूर बंदी में, जोगणिया माता भीलवाड़ा के अंदर। ये 3 माताएं। फिर नृत्य, कंजर जनजाति के 3 नृत्य याद करने, कंजर तोड़ा, चक्री और धाकड़ नृत्य। फिर एक चीज और लिख रहा हूं, मोर का मांस खाना प्रिय मानते। कंजर जनजाति के लोग मोर का मांस खाना प्रिय मानते। प्रिय मानते। और अपराध प्रवृत्ति की तो बात हुई, मोर का मांस खाना प्रिय मानते। और एक और है, जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना, अंतिम संस्कार, तो 2 बूंद शराब मुंह में डाली जाती है। 2 बूंद शराब मुंह में डाली जाती है, क्या पता खड़ा हो जाए शराब का नाम लेते ही। तो अंतिम संस्कार के समय 2 बूंद शराब मुंह में डालेंगे। फिर अगली जनजाति देखो अपने, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक है, 12 जिले के अंदर। 12 जिले के अंदर 2 कस्बे मेन है, एक शाहबाद और दूसरा है किशनगंज। शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं, वहां पर सहरिया जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति लिखी हुई, उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति हुई शहर शब्द से, और शहर का अर्थ होता है जंगल। इसका मतलब ये भी जंगलों में। याद करो, 12 जिला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर पर है, और 12 जिले के अंदर ही किशनगंज और शाहबाद तहसीलें वहां पर रहते हैं, और वहां जंगलों के अंदर रहने के कारण शहर कहलाए, और शहर शब्द से सहरिया बन गए। एक मैंने और लिखा, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति, सबसे शर्मीली जनजाति है। सबसे शर्मीली जनजाति पूछ ले तो याद रखना है ग्रासिया जनजाति है, और यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। शर्म बहुत आवा है, भीख कौन मांगे, भीख नहीं मांगती। और महिलाएं टैटू बनवाने की शौकीन होती है, महिलाएं गोदना गुदवाती है, महिलाएं गोदना गुदवाती है। ये चीज देखो, हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पे टैटू बनवाते हैं, जिनको बोलते हैं गोदना गुदवाना। याद रखना,
तो दोबारा देख लो थोड़ा सा, सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? तो 12 के अंदर दो तहसीलें, शाहबाद और किशनगंज तहसीलें। शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के अंदर ये जनजाति रहती है। इनकी उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। और भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति। ऐसी जनजाति जो राजस्थान में सबसे शर्मीली जनजाति है तो सहरिया जनजाति है, और ये कभी भीख नहीं मांगते हैं। महिलाएं गोद न गुदवाने की शौकीन होती है। फिर मुखिया, सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया को बोलते हैं कोतवाल। मुखिया को कोतवाल बोलेंगे। बड़ी पंचायत है उसको बोलेंगे चौरासिया। बड़ी पंचायत को चौरासिया बोलेंगे। फिर गांव के बीच बना घर, गांव के बीच बने हुए घर को बोलते हैं हथाई या बंगला। और घर को बोलते हैं ये टापरी। घर को टापरी बोलते हैं। दोबारा देख लो थोड़ा सा कि मुखिया को तो बोलते हैं कोतवाल, और बड़ी पंचायत है उसको चौरासिया बोलेंगे। गांव के बीच, कोई गांव में ऐसी जगह जहां पर गांव के लोग बातें करने के लिए या हथाई करने के लिए जिस बंगले में इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं हथाई या बंगला। गांव के बीच बना हुआ घर क्या कहलाएगा? हथाई या बंगला। फिर घर को टापरी बोलेंगे। और छोटी कोठी, छोटी कोठी होती है उसको बोलते हैं कुशिला। नाम देखो कितना गजब है, कुशिला। छोटी कोठी को कुशिला बोलेंगे। आटा रखने की जो कोठी होगी उसको बोलते हैं भेडेरी। आटा रखने की कोठी को क्या बोलेंगे? भेडेरी बोलेंगे। फिर गांव, गांव को बोलेंगे शहरोल, और बस्ती को बोलेंगे शहराना। गांव शहरोल बस्ती शहराना, याद रखो, गांव शहरोल बस्ती शहराना। फिर गांव की सबसे छोटी इकाई, गांव की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलेंगे? फला। गांव की सबसे छोटी इकाई को बोलेंगे फला। एक शब्द और आता है इनमें, गोपना या कोरुआ शब्द। गोपना या कोरुआ, ये शब्द क्या है सहरिया जनजाति के अंदर? तो रखवाली हेतु पेड़ों के ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं। पेड़ों पर बनाई गई झोंपड़ी, रखवाली हेतु पेड़ों पर बनाई गई झोंपड़ी क्या कहलाएगी? गोपना या कोरुआ कहलाएगी। देख लो थोड़ा दोबारा एक बार, ये चीजें आप 3-4 बार पढ़ोगे तो याद होगी। तो ये तो पढ़ लिया। मुखिया को क्या बोलेंगे? सहरिया जनजाति में मुखिया कोतवाल, बड़ी पंचायत चौरासिया, गांव के बीच बना हुआ घर हथाई या बंगला, घर को बोलेंगे टापरी, छोटी कोठी जिसको कुशिला बोलते हैं। गोपना या कोरुआ इसमें क्या चीज होती है? तो रखवाली हेतु पेड़ों के ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं जिसको बोलते हैं गोपना या कोरुआ। छोटी कोठी कुशिला कहलाएगी। आटा रखने की जो कोठी होगी या आटा रखने का जो स्थान होगा उसको बोलते हैं भेडेरी। गांव को ये क्या बोलेंगे? गांव को बोलेंगे शहरोल, और जो बस्ती होगी, छोटी बस्ती होगी, उसको बोलेंगे शहराना। गांव की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं फला। फिर मैंने लिखा है धारी संस्कार, पुनर्जन्म से संबंधित है संस्कार। वैसे तो सभी जातियों में ये चलता है, लेकिन इसको धारी संस्कार या पुनर्जन्म की मान्यता को सर्वाधिक मानने वाली जनजाति है वो है सहरिया। एक ओंखली के नीचे कोरी रेत बिछाई जाती है, उसके ऊपर पैरों के निशान देखे जाते हैं। ऐसी प्रथा है जिसको बोलते हैं धारी संस्कार। फिर इनके गुरु, इनके गुरु वाल्मीकि जी।
सहरिया जनजाति के गुरु कौन है? तो वाल्मीकि जी याद करना है। और इनकी देवी है कोडिया देवी। गुरु वाल्मीकि जी, देवी कोडिया देवी और देवता तेजा जी। सहरिया जनजाति में गुरु वाल्मीकि जी, देवी कोडिया देवी, देवता तेजा जी। और मेले, एक फेमस मेला है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला, ये सीताबाड़ी मेला लगता है केलवाड़ा नाम की जगह, 12 में, केलवाड़ा 12 के अंदर सीताबाड़ी मेला लगता है। और ये जो मेला है सीताबाड़ी मेला, ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इस मेले की एक और खास बात, इस मेले को सहरियों का कुंभ कहा जाता है। या पूछ ले सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो आपको करना होगा सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 के अंदर। फिर सहरिया विकास कार्यक्रम, सहरिया जनजाति को बढ़ावा देने के लिए सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया 1977-78 के अंदर। फिर सहरिया जनजाति में एक मां बाड़ी योजना के नाम से एक योजना भी चलाई गई। सहरिया जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो आप करोगे मां बाड़ी योजना चलाई गई थी। फिर वन क्लोजर योजना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहरिया जनजाति में संचालित कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अब एक इनमें रह गए नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से, देखो नृत्य याद करने आपको, शिकारी, लहंगी, जेला, इंद्रपरी, सांग और बिछवा। ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। देखो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। सहरिया राजस्थान में सर्वाधिक 12 के अंदर 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज तहसीलें, उनके अंदर इस जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। सहरिया शब्द कैसे बना, तो शहर शब्द जिसका अर्थ होता है जंगल, ये जंगलों में रहते हैं इसलिए जंगल ही शहर कहलाते हैं, सहरिया नाम हो गया। सबसे शर्मीली जनजाति है, जो कभी भीख नहीं मांगती है। महिलाएं गोदना गुदवाने की शौकीन होती है, महिलाएं टैटू बनवाती है। और भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। ये लोग मुखिया को क्या बोलते हैं, तो कोतवाल। बड़ी जो पंचायत होगी उसको बोलते हैं चौरासिया। गांव के बीच बना हुआ घर हथाई या बंगला कहलाता है। और घर को ये लोग बोलते हैं टापरी। छोटी कोठी को बोलते हैं कुशीला। और आटा रखने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं बेडेरी। एक मैंने शब्द लिखा है गोपना या कोरुआ। गोपना या कोरुआ क्या चीज है, कि रखवाली हेतु खेत के अंदर एक पेड़ के ऊपर झोंपड़ी बनाते हैं, उसको बोलते हैं गोपना या कोरुआ। और गांव हो गया सहरोल, ये गांव को क्या बोलेंगे, सहरोल बोलेंगे। और बस्ती सहराना कहलाएगी इनकी। गांव की सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं फला, यानी कोई छोटा सा मोहल्ला है गांव का, उसको बोलते हैं फला। धारी संस्कार, पुनर्जन्म से संबंधित संस्कार है धारी संस्कार, पुनर्जन्म की मान्यता को ज्यादा मानने वाली। फिर इनके गुरु कौन है, गुरु है वाल्मीकि जी और देवी है कोडिया देवी। और इनके देवता याद करने अपने तेजा जी। इनके नृत्य मैंने लिख दिए यहाँ पर, शिकारी, लहंगी, जेला, इंद्रपरी, सांग और बिछवा। ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। इनके देवता तेजा जी हो गए। अब इनमें मेला, मेला सीताबाड़ी मेला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीताबाड़ी मेला। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो सीताबाड़ी मेला 12। देखो 12 के अंदर ही सहरिया जनजाति ज्यादा रहती और 12 में ही सीताबाड़ी मेला लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। एक चीज साथ में और याद कर लेना अगर याद रहे तो,
सीता माता मेला भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, सीताबाड़ी मेला भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। हालांकि इतना फर्क है कि सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है, सीता माता मेला प्रतापगढ़ में लगता है, लगते दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को ही। फिर देखो शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया जनजाति को बढ़ावा देने के लिए, इनके कल्चर को सुधारने के लिए 1977-78 के अंदर शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया। शहरिया जनजाति में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए माँ बाड़ी योजना चलाई गई, और पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरिया जनजाति में जो कार्यक्रम संचालित है उसको बोलते हैं वन क्लोजर योजना। फिर आगे चलते हैं अपने डामोर जनजाति। अपने कंजर से कोटा याद किया तो डामोर से डूंगरपुर याद कर लेना, कंजर से कोटा और डामोर से डूंगरपुर याद कर लेना। तो डामोर जनजाति के लोग हैं वो ज्यादा कहां रहते हैं, तो डूंगरपुर के अंदर ज्यादा रहते हैं। डूंगरपुर के अंदर ही सर्वाधिक कहां पर, तो सिमलवाड़ा नाम की जगह, डूंगरपुर में एक सिमलवाड़ा नाम की जगह, सिमलवाड़ा तहसील बोल सकते हो, उसके अंदर रहते हैं। एक चीज और देखो, बाकी जो जनजातियां हैं वो एक ही जिले के अंदर ज्यादा नहीं रहती। हाँ, ऐसे मान सकते हैं कि शहरिया 12 में रहता है, तो शहरिया जनजाति के लोग कोटा में भी रहते हैं, झालावाड़ के अंदर भी रहते हैं। लेकिन डामोर जनजाति में एक खास विशेषता, 99% ये जनजाति डूंगरपुर में, बाकी जो 1% बाकी बच गया वो बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है, बाकी 99% ये जनजाति डूंगरपुर के अंदर। मुखिया को बोलते हैं ये लोग मुखी, और गांव को बोलते हैं ये लोग फला। मुखिया मुखी, गांव को फला बोलेंगे, और इनका व्यवसाय होता है कृषि करना, कृषि करना। मैंने कंजर जनजाति में बताया कि इनके घर दोनों तरफ से खुले होते हैं, लेकिन डामोर जनजाति की एक अलग विशेषता है, इनके घर होंगे, घर, वो घर कैसे बनेंगे, घुमावदार शैली के। इनके जो घर होंगे वो घुमावदार होंगे, यानी घर इस तरीके से बने। मेन जो घर है आपका इस तरीके से होगा, घूमकर ऐसे आना पड़ेगा, तो इनके घर घुमावदार शैली में बने होते हैं। एक और चीज देखो, बहुविवाह प्रथा प्रचलित, बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, प्रचलित है, लेकिन गुप्त विवाह निषेध है, गुप्त विवाह निषेध। बहुविवाह प्रथा प्रचलित है लेकिन गुप्त विवाह निषेध है। आभूषण, मैंने आभूषण क्यों लिखवाया, देखो, पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते, पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते। फिर मैंने लिखा है फुल्ला माता, इनकी देवी कौन सी, डामोर जनजाति की देवी पूछ ले तो फुल्ला माता। ये फुल्ला माता को खुश करने के लिए मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं, फुल्ला माता को अगर खुश करना हो तो मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। फिर डामोर जनजाति के अंदर मेले, मेले कौन कौन से फेमस है, तो 2-3 मेले याद कर रहे हैं डामोर जनजाति की। एक तो छेला बाऊजी का मेला, छेला बाऊजी का मेला, ये छेला बाऊजी का मेला लगता है पंचमहल के अंदर, गुजरात के अंदर पंचमहल नाम की जगह, पंचमहल गुजरात के अंदर छेला बाऊजी का मेला लगता है। गुजरात वहां डूंगरपुर के टच तो करता ही है, तो पास में पंचमहल जहां पर मेला लगता है उसके अंदर डामोर जनजाति के लोग जाते हैं। एक मेला लगता है ग्यारसी का रेवाड़ी मेला, ग्यारसी का रेवाड़ी मेला। ये जो ग्यारसी का रेवाड़ी मेला है वो लगता है गलियाकोट में, गलियाकोट नाम की जगह डूंगरपुर में पड़ती है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। कभी पढ़ा हो तो रमकड़ा उद्योग भी गलियाकोट डूंगरपुर का है। फिर एक डामोर जनजाति में एक रस्म होती है, होली के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित होता है, उसको बोलते हैं चाडिया, चाडिया कार्यक्रम होता है। दोबारा सुन लीजिए डामोर जनजाति के बारे में,
मैंने क्या क्या लिखा है। डामोर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर के अंदर रहती है। डूंगरपुर की एक सिमलवाड़ा नाम की तहसील है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। मैंने बताया कि 99% लोग ये डामोर जनजाति के वो डूंगरपुर में रहते हैं, बाकी ये जो 1% बचता है वो बांसवाड़ा के अंदर रहते हैं। ये लोग मुखी को क्या बोलते हैं, मतलब मुखिया को क्या बोलते हैं, तो मुखी बोलते हैं। गांव को फला बोलते हैं। इनका व्यवसाय एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं। और इनके जो घर होंगे वो घर घुमावदार शैली में बने होंगे। और एक देखो खास विशेषता, बहु विवाह प्रथा प्रचलित है लेकिन गुप्त विवाह निषेध है। एक से ज्यादा बहू आप ला सकते हो लेकिन कोर्ट मैरिज आप नहीं कर सकते, ये प्रथा इनमें प्रचलित है। फिर देखो आभूषण, पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। ये चीज देखो कितनी खास बात लिखी है कि पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। इनकी सोच देखो, महिलाएं अकेले अकेले आभूषण नहीं पहनेगी, पुरुष भी साथ में पहनेंगे। फुल्ला माता, डामोर जनजाति की जो देवी है वो फुल्ला माता है, और फुल्ला माता को खुश करते हैं तो ये मिट्टी के घोड़े चढ़ा के आते हैं मंदिर के अंदर। इनके दो मेले फेमस है, वो याद करने। एक छेला बाऊजी का मेला, ये छेला बाऊजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर लगता है। और दूसरा ग्यारसी का रेवाड़ी मेला। ये ग्यारसी का रेवाड़ी मेला गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर लगता है। आप गलियाकोट की अगर बात कर रहे हैं तो 3-4 बातें साथ में याद कर लेना। एक रमकड़ा उद्योग है, यानी मुलायम पत्थर से वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो रमकड़ा उद्योग भी गलियाकोट डूंगरपुर का है। एक यहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में पूछ ली तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। फिर चाड़िया रस्म, डामोर जनजाति के अंदर होली के अवसर पर एक रस्म आयोजित होती है जिसको बोलते हैं चाड़िया रस्म। अब अगली जनजाति कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति देखो भारत में ये मूलतः कहां की, ये जनजाति मूलतः तो है महाराष्ट्र की। ज्यादातर आज भी लोग भारत के अंदर कथोड़ी जनजाति के लोग कहां रहते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर। मूल स्थान ही इनका वही है, लेकिन धीरे 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 करते करते राजस्थान की ओर आ गए। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक है, उदयपुर के अंदर है। तो नाम इनका कथोड़ी कैसे पड़ा, तो ये एक खेर वृक्ष होता है दक्षिण अपने राजस्थान के अंदर होता है एक वृक्ष, खेर वृक्ष। उस खेर वृक्ष का कत्था तैयार करते हैं, उस कत्थे का पान या चूने में काम में लिया जाता है वो कत्था, उसको बनाते हैं। खेर वृक्ष का कत्था तैयार करते हैं, इसलिए जाति का नाम ही पड़ गया कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति के लोग घर को क्या बोलेंगे, ये लोग घर को बोलते हैं खोलरा। फिर मैंने लिखा मुखिया, घर खोलरा मुखिया नायक, घर खोलरा मुखिया नायक कहलाएगा। और एक चीज देखो इनमें, महिलाएं भी पुरुषों के साथ शराब पीती, महिलाएं भी पुरुषों के साथ गम शेयर करती, शराब पीती। ये चीज देखो, कथोड़ी नाम से पता लग रहा है थोड़ी थोड़ी मिलकर पी लेते हैं। अब अपने यहां से 3 जनजातियों की बात करते हैं। अपने शुरू में पढ़ा, अपनी इनकम का 50% हिस्सा शराब में जाया करने वाली जनजाति, जो महुआ वृक्ष से मावड़ी नामक शराब बनाती है, वो तो है भील। एक ऐसी जनजाति जिसमें जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 बूंद शराब मुंह में डालकर दफनाते हैं। एक ऐसी जनजाति जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ साथ में पीते हैं, तो वो कथोड़ी जनजाति। घर खोलरा मुखिया नायक देवी। कथोड़ी जनजाति में देवी कौन सी है, तो देवी है कालिका माता, कालिका माता। और कालिका माता को खुश करने के लिए जंगल जलाते हैं, जंगल जलाते हैं। एक ऐसी जनजाति जिसमें विवाह होते ही मूल परिवार से अलग हो जाते हैं, ब्याह हो यो और न्यारा हो या बस कोई मतलब कौन की।
सिंगल लाइफ। एक ऐसी जनजाति जो कभी दूध का सेवन नहीं करती। बच्चा मां का दूध पीता है, बाकी और दूध का सेवन ये लोग नहीं करते। तो कालिका माता को खुश करने के लिए जंगल जलाते हैं, विवाह होते ही अपने मूल परिवार से अलग हो जाते हैं। और देवता, इनके कई देवता हैं। ग्रासिया जनजाति में, सॉरी, कथोड़ी जनजाति में कई देवता हैं, जिसमें एक गामदेव, एक डुंगर देव, एक है कंसारी देव, और फिर है वाद्य देव। ये 4 देवता याद करने हैं कथोड़ी जनजाति के अंदर। गामदेव, डुंगर देव, कंसारी देव और वाद्य देव, ये 4 देवता याद करने हैं। फिर इनके नृत्य कौन कौन से? कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से? तो 3 नृत्य याद करो, लावणी, मावलिया और होली, ये 3 नृत्य याद करने। फिर यहां पर फड़का साड़ी भी है, ये महिलाओं की वेशभूषा होती है, महिलाओं की साड़ी होती है। कथोड़ी जनजाति में महिलाओं की साड़ी, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी कथोड़ी जनजाति। आपने कभी देखी होगी कथोड़ी जनजाति, अगर नहीं देखी तो देखना जरूर। अग्निपथ मूवी के अंदर जो कैटरीना कैफ चिकनी चमेली डांस कर रही है, वो नृत्य तो है लावणी नृत्य, और वो साड़ी है फड़का साड़ी। आपको दोनों कल्चर वहां पर मिल जाएंगे, देखना कभी मौका मिले तो कथोड़ी जनजाति के देवता देख लो, गामदेव, डुंगरदेव, कंसारी देव और वाद्य देव। इनके नृत्य कौन कौन से? तो लावणी, मावलिया, होली, और इनकी साड़ी फड़का साड़ी, मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का साड़ी। तो ये विशेषता है वो सारी की सारी कथोड़ी जनजाति की। फिर अपने लास्ट में पढ़ते हैं सांसी जनजाति। सांसी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक है, भरतपुर के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। और सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई। सांसमल नामक व्यक्ति इनका मूल व्यक्ति, जिसने इस जाति की शुरुआत की थी, वो माना जाता है। कहते इस सांसमल नामक व्यक्ति के नाम पर इनका नाम सांसी जनजाति पड़ा था। इस जनजाति के अंदर 2 वर्ग हैं, यानी 2 उपजातियां हैं। 2 उपजातियां कौन कौन सी है? एक तो वीजा और दूसरा है माला। वीजा और माला सांसी जनजाति के अंदर 2 उपजातियां। एक और, नारियल के आदान प्रदान से विवाह संपन्न होता है। नारियल के आदान प्रदान से विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होता है, नारियल के आदान प्रदान से विवाह संपन्न होता है। और एक चीज और देखो, विधवा विवाह प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह प्रचलन नहीं है, नहीं है। और लोमड़ी का मांस खाना प्रिय मानते हैं। लोमड़ी का मांस खाना प्रिय मानते हैं। ठीक है। फिर देखो, इनमें एक रस्म है कुकड़ी रस्म। विवाह से पहले लड़की को चरित्र की परीक्षा देनी होती है, उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। देखो दोबारा एक बार, सांसी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक भरतपुर है, यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर सांसी जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी जनजाति के अंदर उपजातियां हैं 2 या 2 वर्ग है सांसी जनजाति में, जिनको बोलते हैं, एक विजा और दूसरा माला। एक ऐसी जनजाति जिसमें नारियल के आदान प्रदान से विवाह संपन्न हो जाता है। एक ऐसी जनजाति जिसके अंदर विधवा विवाह प्रचलन नहीं है, लोमड़ी का मांस खाना प्रिय मानते हैं, वो है सांसी जनजाति। कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म, विवाह से पहले लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, उसको बोलते हैं अपने कुकड़ी रस्म। तो ये आपका
जनजातियां टॉपिक कंप्लीट है। 2 पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर भील और मीणा जनजातियां आपने पढ़ी थी, दूसरे पार्ट के अंदर 6 जनजातियां मैंने कराई। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करना। खुद के बनाए हुए नोट्स है उनसे तैयारी करने की ज्यादा कोशिश करना, लिख लिख के याद करने की कोशिश करना। और बाकी जो अगला टॉपिक है उसके साथ एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।